जेनेटिक कोडॉन, इस वर्ड को हमने बहुत बार सुन रखा है। जेनेटिक कोडॉन्स होते हैं, बट वो क्या हैं, वो कहाँ होते हैं और वो क्या करते हैं, वो एक्चुअल में ऐसा कर क्या रहे हैं जिसके कारण वो इतने स्पेशल हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि जेनेटिक कोडॉन है क्या। जेनेटिक कोडॉन का मीनिंग होता है कि जैसे हमने ये यहाँ तक तो आप सभी को पता है नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। नाइट्रोजिनस बेसिस के बारे में मुझे नहीं लगता अब हमें कुछ और बात करने की जरूरत है, यानी कि नाइट्रोजनी क्षार। तो एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल, हम इनकी सबकी बात कर रहे हैं। और जब हम जेनेटिक कोड की बात करते हैं तो उस समय हम स्पेसिफिकली हमारे लिए बहुत स्पेशल हो जाते हैं ज़्यादा के सारे जितने भी हमारे नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं यही एक ट्रिपलेट के फॉर्म में 3 नाइट्रोजिनस बेसिस एक साथ एक सीरीज में लग के एक किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं, किसी एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोड कर रहे होते हैं। यही है जेनेटिक कोडॉन। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ जैसे AGC, मैंने कुछ भी लिख दिया है यहाँ पर AGC। देखिए ट्रिपलेट जब हम कहते हैं वर्ड का क्या मीनिंग हुआ, ये 1 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ये 3 दिखे आपको, तो इसमें हो गए ट्रिपलेट, मतलब 3 नाइट्रोजिनस बेसिस एक साथ है, एक सीरीज में है। और अब बात आती है कि एक सीरीज में ऐसे हैं कहाँ पर, अरे कहीं पर भी हैं। ये DNA की जब आप लोगों को बताया था इस साइड के, देख लीजिए यहाँ पर AGC ये 3 आ गए। अगर तो ये 3 क्या है, ये है वही आपके जेनेटिक कोडॉन। ओके, तो ऐसे ही अब ये तो मैंने आपको DNA दिखाया है कि जो मेन डायरेक्टर है, मेन जो मालिक है ये सारे जेनेटिक कोडॉन्स का, वो है आपका DNA। इस DNA से फिर बाद में बन रहा है, हम इससे पहले हम अपना पढ़ चुके हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू RNA बन रहा है। तो ये सेम चीज जा रही है RNA में। अब वहाँ RNA में जाने में क्या हो जाता है, RNA होता है सिंगल स्ट्रैंडेड, तो बस उसमें एक साइड पे ओपन ही ऐसे ऐसे रखे हुए हैं, तो ये 3 जो होगा ऐसे में ये जेनेटिक कोडॉन से। तो RNA में जब जाता है, RNA में जाने के बाद ही इनका मेन रोल शुरू होता है, क्योंकि जेनेटिक कोडॉन इनका रोल ये होता है कि जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही है, उस ट्रांसलेशन की प्रोसेस में ये किसी एक 3 के सीरीज में एक 3 स्पेसिफिक कोई ग्रुप होगा, उस 3 के ट्रिपलेट फॉर्म में ये किसी एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं। देखिए अब बात आती है कि अमीनो एसिड क्यों जरूरी है। अरे भाई प्रोटीन कहाँ से बनेगा, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में कुल टोटल जो है 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट रहते हैं। उन 20 अमीनो एसिड को हमारी बॉडी के अंदर ही बनाए जा रहे हैं, हम उन्हें बाहर से नहीं ले सकते हैं, उन्हें अंदर वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। सो ये जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, और अमीनो एसिड क्या है, आपकी प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है, वो प्रोटीन की फंडामेंटल यूनिट है। और प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है ये सब आपको पता भी होना चाहिए। ओके, सो मैंने कहा कि ये 3 के सीरीज में क्या कर रहा है, ये किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड कर रहा है। तो इसलिए अगर हम इसकी डेफिनेशन के बेस पे कहें तो डेफिनेशन एक प्रॉपर डेफिनेशन जिसे कहा जाता है, अगर जेनेटिक कोड की 1 वर्ड में कहीं पर आ गई तो डेफिनेशन ये है कि द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड on DNA which determines the sequence of amino acid in a polypeptide chain is genetic code। ओके, क्या मीनिंग हुआ कि जो हमने DNA में दिखाया, DNA में ये जो न्यूक्लियोटाइड्स लगे हैं इनकी एक फिक्स सीक्वेंस है। वो सीक्वेंस जो कि अल्टीमेटली ये डिसाइड कर रही है कि जो अमीनो एसिड ट्रांसलेशन की प्रोसेस के बाद बन रहे हैं उनकी सीरीज क्या रहेगी, उनमें कौन सा अमीनो एसिड इसके बाद जुड़ के आने वाला है, ये वाला काम कर रहा होता है, वो है आपका जेनेटिक कोड। ओके, तो हिंदी में अगर इसे कहें जेनेटिक कोड की परिभाषा दें तो वो परिभाषा है कि प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों के अनुक्रम को निर्धारित करने वाले कारक जेनेटिक कोड कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, अमीनो अम्लों को का अनुक्रम, उनका सीरीज बता रहे हैं कि किस अमीनो अम्ल के बाद में कौन आएगा। तो मैंने आपको अभी बता दिया कि जो टोटल अमीनो एसिड हैं हमारे शरीर में वो है 20। अब बात आती है कि जेनेटिक कोड हो रहे हैं ट्रिपलेट, यानी कि 3 के फॉर्म में ट्रिपलेट हो रहे हैं। टोटल हमारे पास नाइट्रोजिनस बेसिस है वो 4 हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में हो रहे हैं। तो टोटल ट्रिपलेट के फॉर्म में कितने ट्रिपलेट बन सकते हैं, 64 ट्रिपलेट बन सकते हैं। 64 ऐसे सीक्वेंसेस बन सकती हैं। आप चाहे आपके पास बहुत फ्री टाइम हो तो आप घर में होकर के देख सकते हैं। आप इन चारों जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं जो RNA में मिलते हैं, इन सबको आप लें एक सीरीज में AUGC लेते जाएं और AUGC के आप देखें कि टोटल कितने डिफरेंट
ट्रिपलेट के फॉर्म में बनाने कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो शर्त ये है वो दो में बिल्कुल सेम नहीं आना चाहिए। हर किसी में जो हर कोई ट्रिपलेट बने वो दूसरे से अलग होना चाहिए, बिल्कुल यूनिक होना चाहिए। तो वो 64 बनेंगे, नॉलेज के लिए बता दो 64 आपके टोटल बनेंगे। अब बन रहे हैं 64 जो टोटल ट्रिपलेट बन रहे हैं। मैंने कहा कि ये अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, इसका मतलब है कि इनसे ही एक अमाइनो एसिड बन रहा होगा इन 3 के सीरीज से, लेकिन 64 है और मैं कह रही हूँ कि 20 ही अमाइनो एसिड है। तो इसका रीजन ये है कि ये फैक्ट है कि एक अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगी और वो स्पेसिफिक सीक्वेंस जिस एक अमाइनो एसिड को ही कोड करेगी, किसी दूसरे को कोड नहीं करेगी। लेकिन एक से ज्यादा सीक्वेंसेस एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम सीरीन का इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। सीरीन भी एक आपका अमाइनो एसिड है, जो 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं उनमें से एक सीरीन भी है। उसको चार ऐसे सीरीज, 4 ट्रिपलेट ऐसे हैं जो सेम सीरीन को ही कोड कर रहे होते हैं। मतलब कि अगर वो आरएनए में होंगे तो उनसे जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी उसमें इन चारों के होने पे केवल सीरीन ही बनेगा, केवल सीरीन अमाइनो एसिड ही बनेगा। तो वो जो 4 सीक्वेंस है UCU, UCA, UCG और UCC, ये चारों आपके सीक्वेंस हो गए, ठीक है। इन चारों के बेस पे जो बन रहा है वो आपका सीरीन बन रहा है। यानी कि ये हो गया। कई बार ऐसा हो सकता है कि 3 ट्रिपलेट के कोई ऐसे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो कि एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन होंगे, लेकिन वो किसी एक ही अमाइनो एसिड को कोड कर रहे होंगे, राइट। दूसरी चीज एक और होती है, ऐसे करने के बाद भी हम कह रहे हैं कि 20 अमाइनो एसिड को कोड करने के लिए 61 ऐसे ट्रिपलेट के सीक्वेंसेस हैं, जो 61 ऐसे जेनेटिक कोड्स हैं वो यूज हो रहे हैं। केवल 3 ऐसे जेनेटिक कोड होते हैं जो किसी अमाइनो एसिड को कोड नहीं कर रहे होते हैं। केवल 3 ऐसे जेनेटिक कोड हैं जो किसी अमीनो अम्ल को कोड नहीं कर रहे होते हैं। वो केवल एक काम करते हैं, उस काम को कहते हैं स्टॉप कोडॉन। यानी कि जब भी ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टॉप होनी है वो बताने के लिए बैठे होते हैं। इनका काम केवल ये होता है कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही है, या बताने के लिए बैठ गए कि अब इसके आगे प्रोसेस नहीं होगी, ये जहां पर होंगे वहां से ट्रांसलेशन की प्रोसेस एंड हो जाएगी। तो उनको कहते हैं स्टॉप कोडॉन, ठीक है। स्टॉप कोडॉन हो गए। और एक होता है आपका स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन की स्पेशलिटी लेकिन ये है कि वो एक स्टार्ट कोडॉन भी है, प्लस साथ में वो अमाइनो एसिड को भी कोड करता है। तो ये कुछ मेन स्पेशलिटी हो गई आपकी जेनेटिक कोडॉन की। अब हम इन जेनेटिक कोडॉन की कुछ हमारे यूनिवर्सल उसके फीचर्स हैं, उन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट फीचर होता है जेनेटिक कोड का वो ये है कि कोडॉन इज अ ट्रिपलेट। कोडॉन एक त्रिक है, त्रिक संरचना है कोडॉन की। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोल दिया कि किन्हीं 3 नाइट्रोजीनस बेसिस को मिलके बना होता है, किन्हीं 3 नाइट्रोजनी क्षारों को मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो गया कि वो एक ट्रिपलेट होगा और इसी ट्रिपलेट के बेस पे टोटल कितने कोडॉन हो रहे हैं, 64 कोडॉन होते हैं। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। सेकेंड स्पेशलिटी इसकी होती है कि कोडॉन इज डीजेनरेट। तो कोडॉन इज डीजेनरेट का मतलब है कि कोडॉन क्या हो सकते हैं, अपभ्रासित हो सकते हैं। हिंदी में अगर मैं उसे कह रही हूँ कोडॉन अपभ्रासित होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि एक कोडॉन, ये बात तो सच है कि एक कोडॉन केवल एक अमाइनो एसिड को ही कोड करता है, लेकिन एक से ज्यादा कोडॉन एक अमाइनो एसिड को कोड कर सकते हैं। यानी कि एक अमीनो अम्ल को कोड करने के लिए एक से ज्यादा भी कोडॉन हो सकते हैं। जो चारों के चारों अपना 4 हम मान लीजिए, 4 डिफरेंट होंगे, लेकिन वो चारों के चारों एक ही सेम अमीनो एसिड को कोड कर रहे होंगे, अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, राइट। तो इसका एग्जांपल आपके जो मैंने थोड़ी देर पहले भी दिया था, सीरीन का होता है, जिसमें कि UCU, UCA, UCG और UCC, ये चारों के चारों जो आपको ट्रिपलेट के कोड है, ये चारों कोड एक ही अमीनो एसिड दैट इज सीरीन को कोड कर रहे होते हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं कोडॉन इज डीजेनरेट या फिर कोडॉन अपभ्रासित होता है। ओके। अब तीसरी चीज इसकी आती है कि कोडॉन इज रेड इन अ कॉन्टिजियस मैनर, मतलब कि उसको लगातार में पढ़ा जाता है। आप जैसे कह रहे हैं CCC, मान लीजिए मैंने किसी कोडॉन को कहा, या U मान लीजिए ये कहा,
तो मैं यू कॉमा यू नहीं कह रही हूँ, बीच में कोई स्पेस नहीं होता, बीच में कोई कॉमा नहीं होता, फुल स्टॉप कुछ नहीं होता। 3 लगातार के ये आपको 3 वर्ड्स लिखे हुए दिखेंगे, ये है कोडॉन। इनके बीच में कभी भी कोई गैप, फिलिंग कुछ नहीं हो सकती और इनको कंटीन्यूअस मैनर में पढ़ा जाता है, मतलब इनके बीच में कोई स्पेस या वगैरह कुछ नहीं होगा। ओके, कोई पंक्चुएशन वगैरह भी नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका कोडॉन इज यूनिवर्सल। कोडॉन इज यूनिवर्सल मीन्स कोडॉन सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक होना मतलब यूनिवर्सल होने का मीनिंग है कि चाहे वो एक प्रोकैरियोट हो, चाहे वो एक यूकैरियोट सिंपल ऑर्गेनिज्म में हो, चाहे वो ह्यूमन के बराबर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हो, सबके लिए कोडॉन जो है, अगर एक कोडॉन है तो वो बैक्टीरिया से लेके हम तक में सेम अमीनो एसिड को ही कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया में उस अमीनो एसिड को कोड करने के लिए कोई दूसरा कोडॉन और हम में कोई दूसरा नहीं, सब में बिल्कुल सेम होता है। तो ये हो गया कोडॉन का क्या होना, यूनिवर्सल होना। ओके, और लास्ट इसकी क्वालिटी है कि एक कोडॉन है दैट इज एयूजी, जो कि क्या कर रहा है, ड्यूअल फंक्शन कर रहा है। एक ओर से तो ये क्या कर रहा है, एक ओर से ये हमारे स्टार्ट कोडॉन का काम कर रहा है। अब स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन क्या होते हैं, इसके बाद जब मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन की प्रोसेस पढ़ाऊंगी उसमें आप लोगों को क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए कि स्टार्ट करने वाला कोई कोडॉन है जहां से प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, तो वो ये स्टार्ट कोडॉन का भी काम कर रहा है, प्लस साथ में ये क्या कर रहा है, इसके साथ में ही ये एक अमीनो एसिड को भी कोड करता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि जो जेनेटिक कोड्स होते हैं इनमें म्यूटेशन होते हैं। देखिए, म्यूटेशन के बारे में हम आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, जब हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वगैरह चला था, उससे पहले हमने सारे मेंडल के सारे लॉज वगैरह पढ़े थे, उस टाइम पे हमने म्यूटेशन पढ़ा था। हमने एग्जाम्पल में सिकल सेल एनीमिया की बात भी करी थी। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है वो ऐसे ही जेनेटिक कोड के ही म्यूटेशन से होता है। म्यूटेशन हो रहा है तो अल्टीमेटली किस में हो रहा है, हमने कहा ये डीएनए में, उस समय हमने आपसे बोला था डीएनए में म्यूटेशन होता है, क्योंकि उस समय तक मैंने आपको जेनेटिक कोड नहीं पढ़ा रखे थे। अब मैं आपको कह रही हूँ डीएनए के अंदर ही ये आपके वो जेनेटिक कोड हैं। इन जेनेटिक कोड में क्या हो जाता है, एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है, मतलब एक जो ट्रिपलेट है वो पूरा का पूरा ट्रिपलेट हट जाएगा या पूरा का पूरा एक एक्स्ट्रा ट्रिपलेट ऐड हो जाएगा, इसे कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ओके, जहां पर एक कंप्लीट ट्रिपलेट या तो ऐड हो रहा है या रिमूव हो रहा है। तो ऐसे ही फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के कारण ही जो सिकल सेल एनीमिया टाइप की कुछ डिजीज होती हैं, ये जेनेटिक डिजीज आ जाती है। ओके, ये हो गया म्यूटेशन में। इसको हम थोड़ा सा, अगर इसके बारे में अगर कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा तो जो नॉर्मल हमारी क्लासेस होती हैं उनमें मैं इस पर बात करूंगी। फिलहाल अब इसके आगे हम देखते हैं, अब आते हैं मेन टॉपिक की ओर को। वो मेन टॉपिक क्या है कि हमको ये देखना है कि जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है उसे कैसे शुरू किया जा रहा है, उसे करने वाला मेन कौन है। तो हाँ, ट्रांसलेशन की प्रोसेस की हम जब भी बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशन की प्रोसेस में जो सबसे मेन रोल प्ले कर रहा है दैट इज अ टीआरएनए मॉलिक्यूल। टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। तो जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है उसमें सबसे मेन काम कर रहा होता है टीआरएनए। टीआरएनए का स्ट्रक्चर जो आपको दिखाया जाता है, ऐसे एक हेलिकल टाइप का, कुछ ट्विस्टेड टाइप का एक शेप दिखाया जा रहा है, जिसके बेस में क्या हो रहा है, 3 अमीनो एसिड, 3 न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजनस बेसिस के सीरीज लगी हुई है, मतलब एक ट्रिपलेट यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, ये ट्रिपलेट जो होता है, ये ट्रिपलेट ये डिसाइड करता है कि टीआरएनए के दूसरे एंड में, जैसे एक एंड को हमने इसको एंटीकोडॉन लूप कहा है, एंटीकोडॉन लूप, क्योंकि कोडॉन कहाँ पर होगा, जिस एमआरएनए को इसने ट्रांसलेशन करना है, तो वहां कोडॉन होगा, उसका एंटीकोडॉन लूप कह रहे हैं ऐसे, क्योंकि यहाँ पर इसके एंटीकोडॉन लगे हैं, उस कोडॉन के एंटीकोडॉन लगे हैं, तो इस लूप को कह रहे हैं एंटीकोडॉन लूप। इस एंटीकोडॉन लूप पे कोडॉन के एंटीकोडॉन लगे होते हैं। ये जो एंटीकोडॉन है ये एक्चुअल में एक जेनेटिक कोड होते हैं, जो क्या करते हैं, किसी एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं। तो जिस भी अमीनो एसिड को कोड करने वाली ये सीक्वेंस यहाँ पर लगी होती है, वही अमीनो एसिड जो इस टीआरएनए का एक अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है, वो अमीनो एसिड यहीं पर आके लग जाता है। ओके, फिर से कह रही हूँ, टीआरएनए मॉलिक्यूल है, टीआरएनए मॉलिक्यूल में एक एंड है जिसे हम एंटीकोडॉन लूप कह रहे हैं, एक लूप टाइप बन रहा है, क्योंकि वहां पर उसके नीचे 3 नाइट्रोजनस बेसेस लगे रहते हैं। ये नाइट्रोजनस बेसेस एमआरएनए के एंटीकोडॉन होते हैं, एमआरएनए के उस स्ट्रैंड के जिस स्ट्रैंड से ट्रांसलेशन होना है उसके एंटीकोडॉन होते हैं ये। और इन एंटीकोडॉन का जो भी सीरीज होती है, ये जिस भी अमीनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं, वो अमीनो एसिड
इसी टीआरएनए के मॉलिक्यूल के जो दूसरा एंड है जिसे हम अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड कह रहे हैं वहां पर जाके लग जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका टीआरएनए का स्ट्रक्चर। जो टीआरएनए का ये स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है, एक्चुअल में ये बहुत ही ज्यादा ओपन करके दिखा रखा है। एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, और ये इतना कॉम्पैक्ट होता है कि अगर आप इसको कहें कि ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इन्वर्टेड एल समझिए, एल कैपिटल एल तो सबने देखा है ना, ऐसा स्ट्रक्चर इसका कुछ हो रहा होता है। अगर इसमें कैमरे में आ रहा है साफ ये तो, अदरवाइज इसके बाद जब एक वीडियो के साथ में समझा रहे होंगे आपको तब आपका क्लियर हो जाएगा। इन्वर्टेड एल टाइप का स्ट्रक्चर बन के आ रहा होता है आपके इस टीआरएनए का। ओके, तो ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसके बाद देखते हैं कि जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वो कैसे होती है। सो जो अब हम देख रहे हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस कैसे हो रही है, इस पे हम बात कर रहे हैं। ट्रांसलेशन की प्रोसेस के लिए एमआरएनए का जो स्ट्रैंड है उसमें कहीं पर जो जेनेटिक कोड्स की हमने बात करी है, जेनेटिक कोड्स का एक सीरीज लगी होती है, मतलब कि कोई भी नाइट्रोजनस बेसिस की एक सीरीज लगी होती है जो किसी स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं। स्टार्ट होती है प्रोसेस कहाँ से कि जहां पर एक जो राइबोसोम होता है उसकी स्मॉल सब यूनिट आके इस जो भी एक स्पेसिफिक कोड है जिसको हम कहते हैं इनिशिएशन पॉइंट, जिसकी हमने अभी थोड़ी पहले बात भी करी थी, एयूजी वाली सीक्वेंस से आगे एक स्मॉल राइबोसोमल यूनिट लगती है। इसमें आगे एक टीआरएनए का मॉलिक्यूल, जिसकी भी थोड़ी पहले हमने ये बात करी, ये टीआरएनए का मॉलिक्यूल जो कि एक इनिशिएटर टीआरएनए है, जो पहला टीआरएनए होता है इनिशिएटर टीआरएनए, वो आके इस पे ऐड होता है। वो जो इनिशिएटर टीआरएनए होता है अपने साथ एक अमाइनो एसिड देके आया होता है। तो ये जो इसकी इनिशिएटर टीआरएनए की सीक्वेंसेस होंगी, ये जो हमारा एमआरएनए है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। इसके बाद इसमें जो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट के साथ में लार्ज सब यूनिट जो होती है राइबोसोम की, वो आके ऐड होती है और ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है जहां से ट्रांसलेशन स्टार्ट हुई है। कंप्लीट स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें कि 3 रीजन हो रहे हैं, ई रीजन, पी रीजन और ए रीजन। तो जहां पर आके मेन काम हो रहा होता है वो पी रीजन होता है। ए रीजन में आगे नया टीआरएनए ऐड हो रहा होता है। जैसे ही नया टीआरएनए पी रीजन में आता है, ए रीजन में आता है, जो पुराना वाला होता है वो पी रीजन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और जो ये नया वाला जैसे ही ये ए रीजन में आके ऐड हुआ तो तुरंत क्या होता है कि जो पी रीजन में बैठा हुआ हमारा पुराना टीआरएनए होता है उसमें जो अमाइनो एसिड ऊपर से लगा हुआ होता है, बाइंड होता है, वो ए रीजन में आए हुए नए टीआरएनए के मॉलिक्यूल में लग जाता है। अब ए रीजन में आए हुए टीआरएनए के मॉलिक्यूल में यानी कितने अमाइनो एसिड हो गए, 2 अमाइनो एसिड हो गए। अब जैसे ही वो अपना शिफ्ट करता है, पुराना वाला टीआरएनए चले जाता है ई रीजन में, नया वाला आ जाता है, बीच वाला आ जाता है पी रीजन में, एक नया आ जाएगा इसके बाद ए रीजन में, जो क्या करेगा, अगेन पी रीजन वाला अपने 2 अमाइनो एसिड ए रीजन वाले को दे देंगे। तो अब इस ए रीजन वाले के पास कितने हो गए, 3। ये प्रोसेस चलती रहती है जब तक क्या ना हो जाए, जब तक एक स्टॉप करने के लिए, इस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए आपका जो हमारी सीक्वेंस होती है वो नहीं आ जाती, दैट इज स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाते। जैसे ही स्टॉप कोडॉन वाली सीक्वेंस आती है, ये प्रोसेस यहीं पर जो इनका पूरा एक एपरेटस बना था ये डिसॉल्व हो जाता है और जो अमाइनो एसिड बने थे, अमाइनो एसिड की जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी थी, ये फ्री हो जाती है। ये अमाइनो एसिड की जो फ्री चेन होती है ये फर्दर फिर जाके जिस भी स्पेसिफिक काम के लिए, आप देखिए यहाँ पर जो ये बनी है ये बिल्कुल रफ वे में बनी है, इसको अल्टीमेटली इसे पूरा जहां पर जाना होता है वहां तक तैयार करने का काम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, ये सारे करते हैं। उसके बाद ये जाके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां से कि इसने अपना मेन फंक्शन करना होता है, ये अमाइनो एसिड वहां पहुंचते हैं। ये प्रोसेस हो गई आपकी कहां पर तक की, ट्रांसलेशन तक की। अब इस ट्रांसलेशन की प्रोसेस में मैंने 2-3 चीजें आपसे कही जिसको मैं आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर। मैंने आपसे एक चीज कही, पहली चीज क्या थी कि एमआरएनए है, एमआरएनए में यहाँ पर स्पेसिफिक सीक्वेंस है। मैंने कहा स्टार्ट सीक्वेंस कौन सी होगी, AUG, यही होगी स्टार्ट सीक्वेंस, क्योंकि हमने कहा था स्टार्ट कोडॉन यही है AUG। तो AUG वाली जो सीक्वेंस है वहां पर आके एक टीआरएनए का मॉलिक्यूल आने लगे। सबसे पहले तो यहाँ पर एक स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट आके लग गई। ठीक है, अब हमने कहा एक जो आरएनए का मॉलिक्यूल है टीआरएनए का, जो कि इनिशिएटर टीआरएनए कहलाता है, जो सबसे पहले इनिशिएट करता है वो इनिशिएटर टीआरएनए कहलाता है।
तो उस इनिशिएटेड टीआरएनए की सीक्वेंस जो है आके लगेगी। अब देखिए वो क्या होगी, यहाँ पर AUG है तो ऑब्वियस सी बात इसमें कौन कौन से मिलेंगे, ए के कंपैरेटिव कौन सा होगा, इसमें U होगा, ठीक है। U के कंपैरेटिव कौन सा होगा, A होगा, G के कंपैरेटिव कौन सा होगा, C होगा। यही तो सीक्वेंस होगी। ATGC आप लोग को पता है, और आरएनए में हो रहा है तो T की जगह में U आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगी, इसकी सीक्वेंस क्या होगी, UAC। तो UAC सीक्वेंस वाला एक जेनेटिक कोड वाला ये क्या करेगा, ये आके लग जाएगा आपका जो हमारे इनिशिएशन के लिए जो हमारा स्टार्ट कोडॉन है, यहाँ पर जो सीक्वेंस है उस पर जैसे ही ये टीआरएनए यहाँ पर लगता है सडन, तभी क्या हो जाता है, यहाँ पर जो लार्ज सब यूनिट होती है राइबोसोम की वो आके लग जाती है। लार्ज जो सब यूनिट होती है राइबोसोम की, उसके मैंने कहा 3 पार्ट है, ई, दूसरे को कहेंगे पी, थर्ड को कहेंगे ए। EPA 3 ये साइड बन रही है। आप EPA आप एक्चुअली आपके लिए इजी भी पड़ेगा अगर आप इनको ऐसे नाम से याद रख सकेंगे। तो EPA 3 सीक्वेंस बन रही है। अब इसका तो ये रहता है जिस समय ये लार्ज सब यूनिट आके लगी है उस समय बना है, और उस समय तक ये टीआरएनए एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, तो यहाँ पर लग चुका है मॉलिक्यूल ऐसे, ठीक है। हमने इसे E कहा, इसे P कहा, इसे A कहा। अब इसमें समझने की चीज ये है कि जब भी अब नया वो आएगा, नया टीआरएनए मॉलिक्यूल आएगा, वो आगे कहाँ पर लगेगा, इस A सीक्वेंस में लगेगा। पहले ये सोचिए कि ये लगा हुआ है, इस पे एक ये अमाइनो एसिड लगा हुआ है, ओके। अब दूसरा वाला आ गया, यहाँ पर आके ऐड हुआ ऐसे, इसमें भी एक अमाइनो एसिड लगा हुआ है। अगेन मैं इसे दूसरे दिखा देती हूँ, ये अमाइनो एसिड लगा है। जैसे ही दूसरा ये टीआरएनए मॉलिक्यूल पहुंचेगा A रीजन में, जो P रीजन में बैठा हुआ हमारा पुराना टीआरएनए मॉलिक्यूल है, ये अपना अमाइनो एसिड इसे दे देगा। इसे दे दिया तो अब इसमें क्या हो गया, मीन एक ये ब्लू था, एक इसके साथ में इसमें ब्लैक लग गया, 2 हो गए, 2 अमाइनो एसिड इसमें लग गए। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये P रीजन वाला बैठा है, अब इसने क्योंकि अमाइनो एसिड दे दिया है, ये शिफ्ट हो जाएगा E रीजन की ओर को विदाउट अमाइनो एसिड। और जो A रीजन में बैठा हुआ है जिसमें 2 अमाइनो एसिड हो चुके हैं, ये क्या पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा P रीजन में, इसके पास में अभी 2 अमाइनो एसिड है। और यहाँ पर ये जो A रीजन खाली हो चुका है, यहाँ पर एक नया टीआरएनए आके लगेगा, अगेन वो एक सिंगल वाला ही होगा। और जैसे ही ये थर्ड वाला आएगा, इसके 2 भी इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 2 ऐड हो गए तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये ब्लू एक है, ये ब्लू दूसरा है, और ये तीसरा ब्लैक। और ऐसी ही ये प्रोसेस आगे को चलते रहेगी, अमाइनो एसिड की ये चेन लंबी बनते रहेगी, जितनी लंबी इन्होंने बननी है। कैसे पता है कितनी बननी है, 3 होते हैं स्टॉप कोडॉन, ठीक है। जैसे हमने AUG को हमने स्टार्ट कोडॉन कहा, ऐसे हमारे पास 3 स्टॉप कोडॉन होते हैं। तो इन 3 स्टॉप कोडॉन से क्या होता है, जैसे ही ये तीनों स्टॉप कोडॉन यहाँ पर पहुंचते हैं, इनकी सीक्वेंस पे हमारा ये राइबोसोमल यूनिट आएगा। क्योंकि ये राइबोसोमल यूनिट क्या हो रहा है, देखिए ये जैसे जैसे ये सिंथेसाइज करते जा रही है, ये आगे को भी तो बढ़ती जा रही है। जैसा मैंने आपको रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा रखा है, सेम वे में यहाँ पर भी राइबोसोमल यूनिट आगे को बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे ये काम होते जा रहा है, राइबोसोमल यूनिट आगे को सरक रही है, आगे को शिफ्ट होते जा रही है, राइट। तो जैसे ही ये 3 जो हमारे स्टॉप कोडॉन्स होते हैं, UAA, UAG, UGA, 3 ये हमारे स्टॉप कोडॉन होते हैं। क्या है, UAA, UAG, UGA। इन 3 स्टॉप कोडॉन की जब यहाँ पर सीरीज आती है तो ये हमारी जो प्रोसेस है ये टर्मिनेट हो जाती है। अब इसके आगे ये प्रोसेस नहीं होगी। और जैसे ही इस सीक्वेंस में पहुंचेंगे, ये जो हमारी पूरी अभी देखिए पूरा एक ट्रांसलेशन की एक सब यूनिट टाइप की बन गई थी, यहाँ पर राइबोसोम्स थे, टीआरएनए लगे थे, ये सब के सब डिसॉल्व हो जाएंगे। और जो इसमें पॉलीपेप्टाइड की एक लंबी चौड़ी चेन बन गई अभी तक, जो कि बहुत लंबी बन चुकी होगी, वो पॉलीपेप्टाइड की चेन क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। और अल्टीमेटली फिर वो जाके कहाँ मतलब फुली फंक्शनल कहाँ पर जाके होती है, या तो गोल्जी एपरेटस में जाके होगी, या वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां जाके होगी। बट वो वहां जाके क्या हो जाती है, फुली फंक्शनल, उसका जितना भी वर्क है वैसा करने लायक, देन वो वहां से सेल से बाहर जाती है अपने फंक्शन करने के लिए। ये हो गई आपकी ट्रांसलेशन की सारी प्रोसेस। सो आई होप इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। और आगे अगर कुछ भी कंफ्यूजन रहे तो कहना चाहिए, मुझे भी कहना है, मेरी ड्यूटी है क्योंकि कि आप लोग पूछें,
एक बार के लिए पूछ लें। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और टेक्स्ट कर सकते हैं, कैसे भी आपको समझ में नहीं आए तो हम बात कर सकते हैं उस बारे में, बट आपको समझ में आना चाहिए, मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ। ओके, ये केवल इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ कि मेरे टाइम लग जाए, बट मैं आपको समझाना चाहती हूँ इसलिए पढ़ा रही हूँ। तो प्लीज़ यहाँ पर ना आए, फील फ्री टू आस्क। और इसको इन वीडियोस को एक से ज़्यादा बार देखिए। एक बार नहीं समझ में आता है बार बार देखिए, नहीं कभी नहीं समझ में आता है आप कॉल कर सकते हैं, बट करिए, स्टार्ट को करिए सो दैट कि आपके चैप्टर क्लियर हों और बोर्ड में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। सो नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीक तक में लाएंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू।